गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों, आज हम चीनी राष्ट्रपति और उसकी जो राज्य परिषद है या कार्यपालिका है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चीनी राष्ट्रपति का जो पद है उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, चीनी राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है, उसको कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं। जनवादी चीन के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल वही है जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस का है और वे लगातार 2 बार से अधिक अपने पद पर नहीं रह सकते। यह व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 79 के अंतर्गत। जनवादी चीन के संविधान द्वारा राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं। वह अपनी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जन कांग्रेस और जो उसकी स्थायी समिति होती है उसके निर्णयों के अनुसार करता है। उपराष्ट्रपति उन कार्यों को संपादित करता है जो कि राष्ट्रपति द्वारा उसे समय समय पर सौंपे जाते हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, खाली हो जाए तो उस पद को उपराष्ट्रपति के द्वारा ही भरा जाता है। चीन की कार्यकारी शक्तियां यानी कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राज्य परिषद में निहित हैं। संविधान में राज्य परिषद को राज्य प्रशासन का सर्वोच्च निकाय कहा गया है, यानी कि एक तरह से कार्यपालिका जो शक्ति है या कार्यपालिका है चीन की राज्य परिषद है। अब हम देखते हैं जनवादी चीन में राष्ट्रपति का पद। तो सबसे पहले हम देखें तो 1954 का जो संविधान चीन का था उसमें राष्ट्रपति का पद, जिसमें चीनी गणराज्य का चेयरमैन, उस समय इसको गणराज्य का चेयरमैन कहा जाता था, उसका प्रावधान किया गया है। संविधान की 8 धाराएं यानी कि 39 से 46 राष्ट्रपति के पद एवं शक्तियों के संबंध की व्यवस्था करती हैं। चीनी गणराज्य का अध्यक्ष राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा निर्वाचित होता था और सामान्य तौर पर इसका कार्यकाल 4 वर्ष का था। इसको कई प्रकार की शक्तियाँ दी गई थी जिनमें कार्यपालिका शक्ति, न्यायिक शक्ति, राजनयिक एवं सैनिक शक्तियाँ शामिल थीं। कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत यह विधियों एवं आज्ञप्तियों को प्रसारित करता था। प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों, आयोगों के सदस्यों को नियुक्त करना और उनको उनके पद से हटाना इस शक्ति में शामिल था। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत इसको क्षमादान का अधिकार निहित था। इसी प्रकार से राजदूतों की नियुक्ति तथा उनको वापस बुलाना, दूसरे देशों में अपने राजदूतों का, दूसरे देशों से आने वाले राजदूतों का स्वागत करना आदि फॉर्मल कार्य जो है चीनी गणराज्य के अध्यक्ष की राजनीतिक शक्तियों में शामिल थे। वह चीन की सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी भी था। तो ये व्यवस्था थी 1954 के संविधान की। अब हम यदि देखें तो 1982 का जो नया संविधान बना, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की जो पद की दोबारा स्थापना की गई और उसका लक्ष्य यही था कि चीन की आंतरिक व्यवस्था और अधिक मजबूत हो तथा संस्थागत अस्थायित्व दूर हो। इसके लिए चीन के अंदर राष्ट्रपति के पद की स्थापना की गई। अब हम देखते हैं कि चीनी राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो चीनी राष्ट्रपति के जो पद की व्यवस्था है अनुच्छेद 79 में की गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन उसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। गणराज्य का कोई भी नागरिक जिसे मताधिकार प्राप्त है, जो चुनाव में उम्मीदवार होने की योग्यता रखता है और जिसकी उम्र
45 वर्ष है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष है और कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक अपने 2 कार्यकाल पूरे कर सकता है। तीसरे कार्यकाल की उसको इजाज़त नहीं है। अगला है इसके अंदर गणराज्य के राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य। तो 1982 के चीनी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। सबसे पहला कार्य वो करता है कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के आदेश के अनुसार वह विधियों और अध्यादेशों को लागू करता है, क्रियान्वित करता है। दूसरा है इसके अंदर प्रधानमंत्री की उप प्रधानमंत्री, मंत्रियों, आयोगों के प्रधानों और राज्य परिषद महासचिव की नियुक्ति करता है और उनको पद से हटाता भी है। इसी प्रकार ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करना तथा उसे पद से हटाना इसका कार्य है। तीसरा है इसके अंदर राज्य द्वारा नागरिकों को जो सम्मानार्थ उनके सम्मान में जो उपाधियां वितरित की जाती हैं वो भी चीनी गणराज्य के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं। इसी प्रकार से इसको क्षमादान का अधिकार भी प्रदान किया गया है और वो सार्वजनिक रूप से क्षमादान की घोषणा कर सकता है और व्यक्तिगत अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सकता है। सैनिक कानून लागू करता है ये। और अगला है इसके अंदर युद्ध की घोषणा करता है और प्रतिरक्षा के लिए तैयार होने का आदेश जारी करता है। इसी प्रकार से उपयुक्त कार्यों को वह राष्ट्रीय जन कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के आदेशानुसार ही कर सकता है। चीनी संविधान का अनुच्छेद 81 जो है राष्ट्रपति को कुछ और कार्य भी सौंपता है, जिनमें पहला है कि चीनी गणराज्य के वैदेशिक संबंधों में राज्य का प्रतिनिधित्व करना। तो वैदेशिक संबंधों का संचालन की जिम्मेदारी चीनी गणराज्य के राष्ट्रपति की होती है। दूसरा है विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों का स्वागत। तो जितने भी राजदूत, वाणिज्य दूत जो आते हैं बाहर के देशों से, उनका वो स्वागत करता है। तीसरा है इसके अंदर दूसरे देशों में चीन के राजनयिक प्रतिनिधियों को नियुक्त करना और उनको वापस बुलाना। मतलब नियुक्त भी कर सकता है उनको, और ये जब उसको लगे कि ये सही से कार्य नहीं कर रहे हैं तो वो उन्हें राजदूतों को पुनः वापस चीन बुला सकता है। विदेशों से की गई संधियों एवं समझौतों का पुष्टिकरण करना और उन्हें रद्द करना। मतलब उसकी पुष्टि भी करता है और उसको रद्द भी कर सकता है। अब हम देखते हैं चीनी राष्ट्रपति की स्थिति या इसकी वास्तविक स्थिति क्या है। तो राष्ट्रपति के कार्यों को देखने से तो पता लगता है हमको कि इसके अधिकांश कार्य औपचारिक हैं। वह इन कार्यों को राष्ट्रीय जन कांग्रेस अथवा उसकी स्थायी समिति की इच्छा अनुसार करता है। चीनी राष्ट्रपति की तुलना संसदीय राज्य के संवैधानिक प्रमुख से नहीं की जा सकती, क्योंकि वह राज्य राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होते हुए भी कानून की दृष्टि से राज्य का प्रमुख नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति से भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वह कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री और राज्य परिषद के माध्यम से करता है। उसे राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा पारित विधेयकों पर निषेधाधिकार के प्रयोग का अधिकार भी नहीं है। यदि वैधानिक दृष्टि से वह परावलंबी और दुर्बल है, वस्तुतः उसकी शक्ति साम्यवादी दल में उसकी स्थिति पर निर्भर करती है। यदि साम्यवादी दल इस पद पर किसी प्रथम श्रेणी के नेता को नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति का पद अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। तो साम्यवादी दल के द्वारा नियुक्त यदि राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति शक्तिशाली है, नहीं तो वहाँ का राष्ट्रपति जो है केवल औपचारिक प्रधान ही होता है। धन्यवाद।